फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल लाइव विथ फार्मा में। आज हम एनडीडीएस का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर 1 देखेंगे, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ट्रांसडर्मल डिलीवरी ड्रग सिस्टम? उसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीटीडीएस। तो TTDs are typically administered medicament in form of patches that deliver drug for systemic effect at a predetermined and control rate। यानी कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसी सिस्टम है जिसमें मेडिकामेंट हम पैचेस के फॉर्म में डिलीवर करते हैं और वो मेडिकामेंट या वो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में। तो डायरेक्टली हमारी जो ड्रग है वो हम स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारी ब्लड में जाएगी और हमें इफ़ेक्ट देगी। और वो कैसे जाएगी? तो प्री डिटरमाइन रेट होगा, उसका कंट्रोल रेट होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन का रेट है स्किन में से वो हमने कंट्रोल किया हुआ होगा। यानी कि डायरेक्टली सारी की सारी ड्रग जो पैच में होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी, वो धीरे धीरे हमारी स्किन में से एब्जॉर्ब होगी, कंट्रोल रेट से एब्जॉर्ब होगी। TDDS is defined as self-contained dosage form which when applied to the intact skin deliver the drug through the skin at control rate to the systemic circulation। यानी कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सेल्फ कंटेंट डोसेज फॉर्म है, उस डोसेज फॉर्म में ही ड्रग होगी और वो हमारी स्किन पे हम अप्लाई करेंगे तो स्किन में से हमारी ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होके जाएगी, यानी कि ब्लड में जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, उसमें हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो उसे कहते हैं परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। जो स्किन में से एब्जॉर्प्शन होता है हमारे कोई भी ड्रग का तो उसे परक्यूटेनियस कहते हैं। जैसे कि हम टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं ओरल रूट से तो वो उसका ओरल रूट से हम अप्लाई करते हैं, ऐसे ही हम जो स्किन पर अप्लाई करते हैं ड्रग तो उसका एब्जॉर्प्शन परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड द स्किन टू द पोजीशन बीनीथ द स्किन इंक्लूडिंग एंट्रस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन क्या है? तो हम जब स्किन के आउटसाइड भाग पर हमारा पैच या ड्रग अप्लाई करते हैं और वो हमारी स्किन में से एब्जॉर्ब होके स्किन के नीचे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाता है, उसे हम परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन सिर्फ TDDS में नहीं होगा, ट्रांसडर्मल पैच हम अप्लाई करेंगे तो भी परक्यूटेनियस होगा। अगर हम स्किन पे कोई पाउडर, क्रीम, जेल अप्लाई करते हैं, लोशन अप्लाई करते हैं तो वो सब जो एब्जॉर्ब होते हैं तो वो कौन से रूट से एब्जॉर्ब होंगे? परक्यूटेनियस रूट से एब्जॉर्ब होंगे। पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय ड्रग। तो ड्रग का पेनिट्रेशन कैसे होगा? स्किन के अंदर होगा, एक होगा हेयर फॉलिकल में से, दूसरा होगा स्वेट ग्लैंड के नीचे से और तीसरा होगा हमारे सेल के अंदर से। इस तरीके से हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय लाइव विथ फार्मा यूट्यूब चैनल। Transdermal drug delivery system are designed to support the passage of drug substance from surface of skin through its various layer and into the systemic circulation। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैच दिया गया है और वो पैच है जो हमारे ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारी स्किन पे हमने पैच लगाया है। तो इस तरीके से हम हमारे ड्रग को एब्जॉर्ब कराते हैं स्किन में से। सेकेंड है, ये स्किन की एनाटॉमी है। स्किन के लेयर है, सबसे ऊपर का जो लेयर रहता है जो हम अपनी आई से देख सकते हैं, उसके नीचे का जो लेयर होता है उसे डर्मा लेयर कहते हैं और उसके नीचे का जो लेयर होता है उसे हाइपोडर्मिस और सबसे एंड में जो लेयर होता है उसे सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। तो अब ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? हम कोई पैच होगा उसे यहाँ स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं उसमें से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। जो पोर्स है वो स्वेट पोर है, हमारा स्वेट जब बाहर निकलता है उस पोर में से उसका दिया हुआ है, वहाँ से हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है। सेकेंडली हमारे जो हेयर फॉलिकल है, आप देख सकते हैं हेयर फॉलिकल, तो उसमें से भी हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। और तीसरा है हमारी ड्रग सेल में से एब्जॉर्ब होगी, ये जो सेल है उसमें से हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होकर अंदर जाएगी। इन तीन तरीके से हमारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं
तो हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है अगर ट्रांससेल्यूलर एब्जॉर्बरी सिस्टम का जो परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन होता है वो 3 तरीके से होता है, हमने देखा। तो जो सेल के अक्रॉस होगा उसे ट्रांससेल्यूलर पेनिट्रेशन कहेंगे। जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में होगा उसे इंटरसेल्यूलर पेनिट्रेशन कहेंगे। और जो ट्रांस एपिडेगल पेनिट्रेशन है उसमें क्या होगा, ट्रांस एपिडेगल पेनिट्रेशन में हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड है, उसमें से अगर आपकी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसे ट्रांस एपिडेगल पेनिट्रेशन कहते हैं। तो फर्स्ट वन है ट्रांससेल्यूलर पेनिट्रेशन। तो जैसे कि हमने बात की, हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन 3 तरीके से होता है। फर्स्ट वन है ट्रांससेल्यूलर, उसमें क्या होगा, हमारे जो सेल है उसके अक्रॉस एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा है इंटरसेल्यूलर पेनिट्रेशन होगा ड्रग का। इंटरसेल्यूलर यानी कि एक सेल में से दूसरे सेल में और दूसरे में से तीसरे, ऐसे करके हमारी ड्रग ब्लड तक पहुंचेगी, उसे इंटरसेल्यूलर पेनिट्रेशन कहते हैं। और थर्ड वन है ट्रांस एपिडेजियल पेनिट्रेशन, उसमें हमारी ड्रग हेयर फॉलिकल या स्वेट ग्लैंड के जो पोर्स होंगे उसमें से एब्जॉर्ब होगी। तो आप फिगर में देखिए, आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो जो हमारा इंटरसेल्यूलर ट्रांसमिशन है उसमें क्या होगा, तो सेल के बीच में जो जगह होगी वहाँ से हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्लड तक पहुँचेगी, तो उसे इंटरसेल्यूलर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ट्रांससेल्यूलर में क्या होगा, तो आपकी जो ड्रग है वो एक सेल में से दूसरे सेल में जाएगी, दूसरे सेल में से आपकी ड्रग जो है वो तीसरे सेल में जाएगी। तो इस तरीके से आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसे आप कहेंगे ट्रांससेल्यूलर एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन है इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर एब्जॉर्प्शन में ड्रग सीधा पोर में से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी, तो उसे इंटरसेल्यूलर कहेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि ड्रग जो है वो हेयर फॉलिकल के या स्वेट ग्लैंड के जो पोर्स होते हैं, जगह होती है छोटी छोटे, वहाँ से भी एब्जॉर्ब होके हमारे डर्मिस लेयर तक पहुँचेगी। डर्मिस लेयर में हमारी ब्लड होगा तो वहाँ तक पहुँचेगी, इसका मतलब है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया। कोई भी ड्रग ब्लड में पहुँचेगी तब हम उसे कहते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। तो ट्रांसडर्मल पैच या कोई स्किन पर आप लोशन क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। सेकेंड है पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। तो कैसे होगा, तो मेन रूट है पेनिट्रेशन का, हमने देखा वो एपिडर्मल लेयर से, जो हमने ऊपर का लेयर है वहाँ से। सेकेंड है हेयर फॉलिकल और ग्लैंड डक्ट्स जो होती है, यानी कि स्वेट ग्लैंड जो होती है उस पे से हमारी ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। एडवांटेजेस में है अवॉइड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग एब्जॉर्प्शन डिफ़िकल्टीज़, यानी कि हम जो ड्रग अप्लाई करते हैं या पैच अप्लाई करते हैं, तो पैच हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो हमारी ड्रग डायरेक्टली पैच में से एब्जॉर्ब होके, स्किन में से एब्जॉर्ब होके डायरेक्टली जाएगी ब्लड में, उसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रूट में जाना नहीं पड़ेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रूट यानी हम जो ओरल रूट से ड्रग लेते हैं उसे, वो ड्रग जो रूट से एब्जॉर्ब होती है उसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रूट कहते हैं। सबसे पहले हम ओरल रूट से ड्रग लेंगे तो वो माउथ से स्टमक में और इंटेस्टाइन में जाएगी, तो स्टमक और इंटेस्टाइन में हमारा फूड होगा, तो वो ड्रग एब्जॉर्प्शन में हमें इंटरेक्शन करेगा, तो वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं। ट्रांसडर्मल पैच से अगर हम ड्रग देंगे तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रूट के साथ आने वाली डिफ़िकल्टीज़ है, जैसे कि पीएच है, पीएच चेंज होता है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ड्रग इंट्रैक्शन होता है फूड के साथ, ड्रिंक के साथ, वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पैच के फॉर्म में ड्रग देंगे तो। यानी कि हमें सबको बताए पीएच चेंज होता है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है, फूड और ड्रग का इंटरेक्शन होता है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, टेट्रासाइक्लिन ड्रग है तो वो कैल्शियम की प्रेजेंस में हम नहीं लेंगे, अगर कैल्शियम की प्रेजेंस में टेट्रासाइक्लिन लेंगे तो वो उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं मिल्क वाली प्रोडक्ट के साथ या कैल्शियम वाली प्रोडक्ट के साथ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लेते हैं तो। सेकेंड उसे कहते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन, और ड्रग इंटरेक्शन भी होता है तो वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारी ड्रग को हम पैच के फॉर्म में लेते हैं। सेकेंड है substitutal for oral administration of medicament when that the route is unsuitable as in a instance of vomiting and diarrhea। अगर कोई पेशेंट को वॉमिटिंग हुआ है और वो पेशेंट
ड्रग नहीं ले पा रहा है ओरल रूट से, तो हम उसे पैच के फॉर्म में दे सकते हैं, क्योंकि ओरल रूट से ड्रग लेना उस टाइम इम्पॉसिबल होगा। थर्ड वन है अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब व्हाट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम कोई ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो हमारी ड्रग लीवर में या किडनी में जाती है और वहाँ उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ड्रग का जो स्ट्रक्चर होता है वो टूट के छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, और वो छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई ड्रग हमें इफ़ेक्ट नहीं देगी, और जो बाकी बचेगी ड्रग उसकी हमें इफ़ेक्ट मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 100% ड्रग ली है और 100% ड्रग आपकी लीवर में जा रही है, तो उसमें से 30% ड्रग है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि 100% ड्रग में से 30% ड्रग के स्ट्रक्चर टूट गए, तो बाकी की 70% ड्रग जो बची है उसमें से आपको इफ़ेक्ट मिलेगी, वो आपको डिसीज़ क्योर करने में यूज़फुल होगी। और जो 30% जिसका स्ट्रक्चर टूट गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, वो ड्रग हमारी बॉडी के बाहर निकल जाएगी एक्सक्रीशन हो उसके रूट से या एलिमिनेशन रूट से। यानी कि हमें जो इफ़ेक्ट मिलती है वो 70% के लिए मिलती है, 30% ड्रग हमारी वेस्टेज हो गई, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो लीवर में होता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर हम ड्रग ओरल रूट से लेते हैं तो ही देखने को मिलेगा। पेनिट्रल रूट और ट्रांसडर्मल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी ड्रग सीधी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है, लीवर में जाने की उसे ज़रूरत नहीं है, तो हम वो अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होगा तो हम कम ड्रग से ज़्यादा इफेक्ट ले सकते हैं, यानी कि ड्रग का डोज कम कर सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज है। सेकेंड वन एडवांटेज है अवॉइड ऑफ रिस्क एंड इनकन्वीनियंस ऑफ पेशेंट थेरापी एंड वेरिएबल एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म एसोसिएट विथ ओरल थेरापी। यानी कि जो ओरल थेरापी के डिसएडवांटेजेस है, जैसे हमने देखा कि इंटरेक्शन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में जाने के बाद, वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड, पेशेंट कन्वीनियंस इंक्रीज होगा। अगर ओरल रूट से कोई ड्रग लेना है या पेनेट्रल रूट से ड्रग लेना है इंजेक्शन के रूप में, तो पेशेंट को इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन पैच के रूप में है तो पैचिस के फॉर्म में कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा, पैच सीधा लगाएगी और ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो पेशेंट कंप्लायंस होगा। सेकेंड है provide the capacity for multi-day therapy with a single application, thereby improving patient compliance. Overuse of other dosage form require more frequent dose administration. यानी कि हम जो पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं उसमें मल्टी डे की थेरापी एक डोज से हम दे सकते हैं, एक पैचिस से दे सकते हैं। अगर ओरल रूट की बात करें तो ओरल रूट में हमें मल्टी डे थेरापी है, हमें वीक का थेरापी है, तो हम क्या करेंगे, हर रोज़ की एक टेबलेट लेंगे या हर रोज़ की 2 या 3 टेबलेट जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी उस तरीके से हम एक दिन की 1 या 2 टेबलेट लेंगे, और रोज़ याद करके हमें वीक तक एक एक टेबलेट याद करके लेनी पड़ेगी। और ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पैच ले तो। एक बार पैच लगा दिया, पैच में कंट्रोल डिलीवरी होगी ड्रग की, तो पैच 7 दिन चले ऐसा पैच हम लगाएगी तो 7 दिन तक उसमें से ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होगी, हमें कोई टैबलेट कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दोबारा से पैच लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 दिन तक आप एक ही पैच यूज़ करके 7 दिन तक थेरापी ले सकते हैं, यानी कि 1 डोज से मल्टी डे की थेरापी आप ले सकते हैं, तो वो एक एडवांटेज है पेशेंट के लिए। रोज़ रोज़ याद करने की झंझट नहीं रखनी पड़ेगी उसे। सेकेंड है स्टेडी इन्फ्यूज़न ऑफ ड्रग ओवर ए एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टाइम तक ड्रग का स्टेडी इन्फ्यूज़न होगा, यानी कि लॉन्ग टाइम तक आपकी ड्रग जो एब्जॉर्ब होगी वो एक ही रूप में, स्टेडी रूप में एब्जॉर्ब होगी, स्टेडी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी। यानी कि हमारी ड्रग 50 mg एब्जॉर्ब हो रही है 1 घंटे में, तो दूसरे घंटे में भी 50 mg होगी, तीसरे घंटे में भी दोबारा से 50 mg होगी, उसे कहते हैं स्टेडी इन्फ्यूज़न। एक तरीके से एक जो डोज है वो एब्जॉर्ब होता है, तो एक सेम डोज ही एब्जॉर्ब, जो ड्रग का डोज है तो वो सेम एब्जॉर्ब होगा सेम स्टेडी इन्फ्यूज़न से। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइव विथ फार्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड एडवांटेज है प्रोवाइड कैपेसिटी टू टर्मिनेट ड्रग इफेक्ट
effect rapidly if clinically desired by removal of drug application from the surface of skin. अगर हमें कोई साइड इफ़ेक्ट आनी शुरू होती है ड्रग की, तो हम ड्रग को या पैच को इजीली रिमूव कर सकते हैं और ड्रग की इफ़ेक्ट हम स्टॉप कर सकते हैं. अगर हमने कोई ड्रग ओरल या पेरेंट्रल रूट से ली है, तो वो ड्रग एक बार हमारे ब्लड में जाएगी तो हम उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे. जैसे कि पेरेंट्रल रूट से ले रहे हैं इंजेक्शन फॉर्म में, तो ड्रग सीधा हमारे ब्लड में जाएगी. अब हमें साइड इफ़ेक्ट आ रही है तो हम ब्लड में से ड्रग नहीं निकाल पाएंगे. सेम ओरल रूट से हमने अगर ड्रग ली है तो एक बार स्टमक में चली गई तो उसके बाद हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते. हाँ, वॉमिटिंग करके हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग है. और अगर हमारी ड्रग पैच के फॉर्म में हमने लगाई है और हमें साइड इफ़ेक्ट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पैच रिमूव कर देंगे तो ड्रग रिमूव हो जाएगी. जो ड्रग ब्लड में गई है उसके कारण हमें जो इफ़ेक्ट आ रही है वो आएगी, लेकिन दोबारा से अंदर ड्रग नहीं जा पाएगी अगर हम पैच रिमूव कर देंगे. तो ये भी एक एडवांटेज है. सेकंड है, सेल्फ मेडिकेशन कर सकता है पेशेंट. उसे कोई इंजेक्शन या पेरेंट्रल रूट में जो हमें नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है उसे लगवाने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ ज़रूर नहीं पड़ेगी. हम खुद से ही मेडिकामेंट ले सकते हैं, तो वो एडवांटेज है. सेकेंड वन है डिसएडवांटेजेस. तो डिसएडवांटेजेस है, द ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is unsuitable for the drug that irritate or sensitize to the skin. जो स्किन को इरिटेट करती है वैसी ड्रग हम पैच के फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि वो इरिटेट करेगी तो हमें इरिटेशन होगा तो हम पैच रिमूव कर देंगे, और पैच रिमूव करेंगे तो हमें ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसकी इफ़ेक्ट नहीं आएगी, इसलिए वो डिसएडवांटेज है. सेकेंड वन है, ओनली रिलेटिव potent drug are suitable candidate for transdermal delivery drug due to natural limit of drug entry imposed by the skin. जो पोटेंट ड्रग है वो ही हम दे सकते हैं, क्योंकि मतलब कि जो ड्रग का डोज हमें लो चाहिए उसे हम पोटेंट ड्रग कहेंगे. जैसे कि एग्जांपल है, हम स्किन में से 5 mg/ml ड्रग का डोज होगा वही प्रीफर करेंगे, उससे कम डोज होगा वो प्रीफर नहीं करेंगे. वो ड्रग होती है जो पोटेंट होगी, उसकी इफ़ेक्ट छोटी सी एब्जॉर्प्शन डोज में भी ज़्यादा इफेक्ट आती है. ऐसी ड्रग को हम पोटेंट कहेंगे. लो एब्जॉर्प्शन डोज में ज़्यादा इफेक्ट देने वाली ड्रग को ही हम स्किन में से अप्लाई करेंगे और देंगे. सेकेंड वन डिसएडवांटेज है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आर एसोसिएट विद द एडिशन ऑफ सिस्टम. अगर हमारा जो गम है वो ठीक नहीं होगा पैच का, तो पैच बार बार हमारा खुल जाएगा, तो हमारी ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी. एनवायरमेंटल कंडीशन भी हमें फैक्टर से जो अफेक्ट करेगी. अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है और हमारा पैच जो एक बार हमने लगाया रिमूव हो गया, या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ गया, भेज के कांटेक्ट में आ गया, पैच बिगड़ गया है, तो वो सब हमारे जो एब्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करेंगे. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ TDDS. जनरल कंसिडरेशन इन यूज़ ऑफ TDDS हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा. तो द साइट सिलेक्टेड फॉर द एप्लीकेशन शुड बी क्लीन, ड्राई एंड हेयरलेस. शेविंग नहीं की होनी चाहिए लेकिन हेयरलेस होनी चाहिए जहां हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा पैच को. एग्जांपल्स दिए हैं, नाइट्रोग्लिसरीन है उसे चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, ईस्ट्राडायल है उसे बुटॉक्स और एब्डोमिनल पे अप्लाई करते हैं, स्कोपोलामाइन अगर आप ले रहे हैं तो उसे ईयर के बिहाइंड अप्लाई करेंगे पैच को. निकोटीन आप ले रहे हैं तो आउटर आर्म में आप अप्लाई करेंगे पैच को. तो ऐसा एग्जाम्पल है जो पैच जो साइड पे अप्लाई होती है वो. सेकेंड वन है, ट्रांसडर्मल पैच शुड नॉट बी अप्लाई टू द स्किन दैट इज़ ऑयली. जो स्किन ऑयली है या कट लगा हुआ है स्किन पे, तो वहाँ आप पैच अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप जब पैच अप्लाई कर रहे हैं. तो द पैच शुड बी रिमूव फ्रॉम द its protective package, being careful not to tear or cut. The patch should be removed from its protective package, being careful or not to tear or cut. यानी कि हम जब पैच को पैकेज में से रिमूव कर रहे हैं तो हमें केयरफुली रिमूव करना है, देखना है कि वो कट ना लग जाए, पैच टूट ना जाए. अगर पैच टूट जाएगा तो क्या होगा, हमारी ड्रग भी उसमें से लीक हो सकती है. तो ड्रग लीक हो जाएगी तो फिर हमें एब्जॉर्ब करने के लिए कम ड्रग मिलेगी, तो इफ़ेक्ट नहीं आएगा. तो वो हमें ध्यान में रखना है. सेकेंड कंसिडरेशन है, द पैच शुड बी वर्न फॉर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट इन द प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन. फॉलोइंग पीरियड द पैच शुड बी रिमूव्ड एंड फ्रेश पैच अप्लाइड एज डायरेक्टेड. यानी कि पैच जो है उस पर लिखा होना चाहिए कि हमें पैच कब तक लगाना है.
हम स्किन पर एक बार अप्लाई कर देते हैं तो उसे कब रिमूव करना है और कब फ्रेश पैच है जो अप्लाई करना है, वो सब इंस्ट्रक्शन पैच पे हमें लिखनी ज़रूरी है। अगर कोई पैच रिमूव नहीं करेगा, वैसे का वैसा रखेगा, तो स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एप्लीकेशन और उसे रिमूव करने का पीरियड्स जो है वो उस पर लिखा होना चाहिए। पैच जनरली मे बी लेफ्ट ऑन व्हेन showering, bathing and swimming. Should a patch parental dislodge, an attempt may be made to replace it, or it may be replaced with a fresh patch, the being later being worn for a full time period before it is replaced। यानी कि हम पैच को जब शावरिंग ले रहे, बाथिंग ले रहे या स्विमिंग कर रहे तो रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग वाटर डिज़ोल्व होगी तो पानी में चली जाएगी और हमें इफ़ेक्ट कम मिलेगा। और स्विमिंग करते वक्त पानी के कांटेक्ट में हमारी स्किन आएगी तो पैच कई बार अच्छे से अडेयर नहीं किया होगा, अच्छे से चिपकाया नहीं होगा तो पैच निकल जाएगा, तो हमें ड्रग लॉस होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम जब शावरिंग या बाथिंग ले रहे हैं तब पैच नहीं लगवाना चाहिए, उसके बाद हम पैच को अप्लाई करेंगे। सेकेंड, व्हेन ए पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू क्लींस द हैंड थॉरफुली बिफोर आफ्टर अप्लाइंग द पैच। पैच को अप्लाई करने के पहले हमें हाथ को, अपने हैंड को वॉश कर लेना है, क्लीन कर देना है। अगर हमें इरिटेशन हो रही है तो हम पैच को रिमूव कर दे, ऐसा भी इंस्ट्रक्शन पैच के ऊपर लिखा होना चाहिए। तो दीज आर द जनरल कंसिडरेशन इन TDDS। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम का स्किन में से एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो सब हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।